नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 जो 13 सितंबर 2015 को हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। हिंदी जीएस, जिसमें जो है कि हिंदी जीएस और ग्रामीण विकास के 75 प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। लेखपाल परीक्षा की सफलता के लिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिलेबस से आपको ये पता चलता है कि कहाँ से क्या क्या पूछा जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से परीक्षा का पैटर्न और ट्रेंड पता चलता है, पेपर कैसा आता है इसकी जानकारी मिलती है। लेखपाल परीक्षा की ओरिजिनल पेपर है जो है कि हम देखते हैं कि पार्ट फर्स्ट देखिए हमें देखने को मिल रहा है। पार्ट फर्स्ट जो है हिंदी है। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे देखिए अगले साल आएगा, इसमें हमें समय का सूचना मिलती है। जहाँ से समय की सूचना मिलती है वहाँ पे अधिकरण कारक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। हम अगला क्वेश्चन देखें। उदय का विलोम शब्द छांटिए। उदय, सूर्य का उदय होता है तो अस्त भी होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। हम अगला क्वेश्चन देखें। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है, किसमें भविष्य काल में आपकी प्रतीक्षा करूंगा। गागी ये आएगा, इसमें एक ही दिखाई दे रहा है कि करूंगा, ये भविष्य काल दिखाई देगा। लास्ट में गागी ही रहता है, तो इसमें ये और बाकी सब क्या है, ये भूतकाल है, और ये आभारी हूँ ये जो है क्या है आपका प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि वर्तमान होगा, और बाकी ये दोनों जो है कि भूतकाल है, और ये जो है कि राइट आंसर भविष्यकाल हो जाएगा, राइट आंसर ए। हम अगला क्वेश्चन देखें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निर्देश। आप क्वेश्चन को भली भांति अच्छे से पढ़ें दोस्त, बहुत ही स्वर्णिम अवसर है कि आप लेखपाल का एग्जाम दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको कोई भी प्रश्न पढ़ने से ना गलती हो, उत्तर देने में भी कोई गलती ना हो। आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप निश्चय उत्तर ही अच्छा दे पाएंगे। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, यहाँ निर्देश दिया जाएगा। हर क्वेश्चन में आपको निर्देश देखने को हिंदी में मिलेगा। तो यहाँ पे 4 और 5 के नीचे जो है कि 4 और नीचे जो है कि 5 नंबर की बात कर रहा है, लिखित लोकोक्तियों और मुहावरों का सही अर्थ चुनिए। तो इसका अर्थ चुनना है, ये मुहावरा दिया गया है, इसका आप अर्थ चुनना है। ऊँट के मुँह में जीरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक खाने वाले के लिए बहुत कम देना। मतलब ऊँट इतना बड़ा, आप उसके मुंह में जीरा डाल रहे हैं, तो इसके लिए मतलब क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। और इसी तरह से हमें अगला क्वेश्चन भी देना है। तो इसका है जूते चाटना। जूते चाटना का मतलब पहले इधर उधर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। घूस देना, ये भी नहीं मतलब है। जूतों को चमकदार बनाना, जूतों को चाटने से चमकदार नहीं बनता है, पालिश करने से चमकदार बनता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा खुशामद करना। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माता जी को प्रणाम। निश्चय ही होना चाहिए, हम माता जी को प्रणाम ही करते हैं, माता जी या पिताजी को प्रणाम करते हैं। माता जी का अगर कार आता तो आशीर्वाद और स्नेह होता, लेकिन हमें माता जी को यहाँ प्रणाम बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हम यहाँ निर्देश नहीं देखें तो हमें निर्देश भली बात पहले देख लेना है। यहाँ पे निर्देश जो है दिया गया है कि 6 और 7 में जो है कि 6 और 7 में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान में यहाँ पे माता जी को प्रणाम भरा जाएगा। और यहाँ पे निचला देखिए 6 और 7 की बात कर रहा है, तो निचले वाले में जो है कि हो जाएगा ऐसे व्यक्ति जिसने आने का दिन या समय पहले से निश्चित नहीं होता है क्या कहलाता है। इसको जो है कि जिसका कोई समय निश्चित नहीं होता है तो अतिथि होता है, अतिथि बता के नहीं आते हैं। ठीक है, गणमान्यों का देखिए कोई समारोह होता है, गणमान्य आते हैं, ये देखिए काल से संबंधित है, ये पहले से जो आने का पता होता है उसके बारे में। लेकिन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अतिथि, जिसका आने का समय निश्चित नहीं होता है। हम अगला क्वेश्चन देखें। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, यानी कि स्वच्छ का जो है कि पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है निर्देश। सबसे पहले निर्देश जरूर पढ़ें, निर्देश हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 और 10, 9 और नीचे जो है 10 मिलेगा। वाक्यों में कुछ त्रुटियाँ हैं, त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है कुछ इसमें त्रुटि मिलेगा, जिस भाग में त्रुटि है उसके अनुरूप आपको अक्षर ABCD वाले गोले को काला करना है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं तो आपको D गोले को काला करना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो है कि इसमें कौन सी त्रुटि है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। तो यहाँ पे क्या दिक्कत लग रहा है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदना है रहना चाहिए, तो कहाँ गलती लग रहा है, जो है कि लीची खरीदने हैं, लीची खरीदने हैं, ये गलत है। तो ये लीची खरीदने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी तरह दोस्त आपको एग्जाम में मिलने वाले प्रश्न हैं, एकदम यही फॉर्मेट रहेगा आपको, तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो लास्ट तक बने रहें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपने अपने किताब बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं। अपने किताब, देखिए किताब जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है, तो यहाँ पे अपनी अपनी किताब होना चाहिए। अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
सबसे पहले निर्देश देख लेते हैं। निर्देश क्या कह रहा है कि प्रश्न 11 और 12 की बात कर रहा है। 11-12 अनेकार्थिक शब्द दिए गए हैं। अनेक आर्थिक शब्द मतलब ये इसी का अर्थ है। एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। ये अनेकार्थी शब्द है, इसी का अर्थ यहाँ पे भी लिखा है। तो इसमें एक अर्थ यहीं पे लिखा है, दूसरा अर्थ इसका क्या होगा ये यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रमत्त स्वेच्छाचारी, और इसका एक दूसरा अर्थ हो जाएगा उन्मत्त हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसी तरह से बात करें 12 नंबर की, तो कनक धतूरा, आप जानते हैं कनक सबने सुना होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, रीति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीति अगर हम इसे संधि विच्छेद करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीति अनुसार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो वाक्य निर्देश सबसे पहले पढ़ें, निर्देश जरूर पढ़ें। प्रश्न संख्या 14-15 की बात कर रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध शब्दों का चयन करना है। तो यहाँ पे शुद्ध शब्दों का चयन करना है। तो यहाँ पे हम देखें, क्वेश्चन को पहले भली बात अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही उत्तर को सही चूज करें कौन सा राइट आंसर है। गलत नहीं होना चाहिए वरना आप पीछे हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। तो हम देखें तो इसमें कौन सा शुद्ध है? तो वह एक महिला विद्वान है। महिला के लिए विद्वान, ये विद्वान पुरुष के लिए लगाया जाता है, महिला के लिए विदुषी लगाया जाता है। वह एक विदुषी महिला थी, ये भी ठीक है, ये ठीक लग रहा है। आगे हम पूरा पढ़ेंगे, एक विदुषी महिला थी, ये भी गलत, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये देखिए अरेंजमेंट गलत है। वह एक विद्वान महिला थी, विद्वान महिला लगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। हम अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ। देखिए यहाँ स लगा दिया है, यहाँ सा लगा दिया, यहाँ भी साथ दे दिया, मतलब सप्रमाण मतलब प्रमाण के साथ खुद ही यहाँ दे दिया तो फिर यहाँ साथ दे दिया, ये गलत हो जाएगा। वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। तो ये वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, इसमें भी कुछ डाउट सा लग रहा है। वह सप्रमाण सहित, ये भी देखिए गलत है। तो यहाँ पे वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह से आपको बार बार पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देना है, आपको गलत नहीं करना है। जो है कि अगला क्वेश्चन देखिए 16 और 17 में लिखित वाक्य के एक शब्द चुनिए। इसमें एक शब्द चुनना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसी की सहायता करने वाला। किसी की सहायता करने वाले को क्या कहते हैं? सहायक कहते हैं। देखिए देखते होंगे कि कहते हैं कि उनके सहायक हैं, तो उनकी सहायता करते हैं। सहृदय मतलब जो सहृदय, सहकार, ये सब नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर सहायक हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन का भी एक शब्द देना है हमें, जो कि कहाँ से पता चलता है? निर्देश से। निर्देश को अच्छे से पढ़ें। भला चाहने वाला, भला चाहने वाला, तो इसके लिए जो है कि भला चाहने वाला हितैषी होता है आपका, हितैषी ही आपका भला चाहेगा। तो निस्वार्थ का क्या अर्थ हो जाएगा? निस्वार्थ का होता है बिना स्वार्थ का कार्य करना। पुण्यात्मा, पुण्यात्मा मतलब जिसकी आत्मा पवित्र हो, पुण्य हो। सहायक, अभी हमने देखा ऊपर, सहायक जो किसी की सहायता करता हो वो सहायक होता है। हम अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, अखिया हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी। अखिया हरि दर्शन को भूखी, इसमें कौन सा रस है? तो यहाँ पे दिखाई लग रहा है कि यहाँ अखिया हरि दर्शन को भूखी, यहाँ पे जो है कि वियोग श्रृंगार लग रहा है। मतलब यहाँ पे जो है कि कृष्ण का गोपियों से जो है कि वियोग की यहाँ पे बात कही गई है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विद्वान शब्द की स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान, विद्वान का भी हमने देखा था, पीछे भी मिला था, तो विदुषी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए हिंदी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा अगर अपना तर्क लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे तो नीचे ही आपका आंसर सही होने वाला है। 20 नंबर कहता है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव क्या होता है? जो संस्कृत से परिवर्तित रूप करके उसे हिंदी में लाया जाता है। तो हिंदी जो है, तो यहाँ पे तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द यहाँ पे हो जाएगा प्यास, क्योंकि प्यास का जो तत्सम होता है, जो तत्सम वो पिपासा होता है। बाकी और सब जो है कि वो तत्सम शब्द आपको दिखाई देते हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा में जो है कि कौन सा अलंकार है? पूछ रहा है इसमें से कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे काली घटा, देखिए 2 वर्ड मिला है, घटा घटा। तो आप जानते हैं कि किसी भी जो है कि काव्य में एक ही
एक शब्द दो बार दिखाई दे और दोनों का अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे पहली घटा का अर्थ है बादल थे और दूसरी घटा का अर्थ होता है कम होने से। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होगा, इसको आप ध्यान रखें। इसी तरह मोती हो जाएगा, साधु हो जाएगा। तो इस तरह से आप जानते रहें, कुछ बहुवचन भी उसी रूप में होते हैं। अगला हम देखें तो त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि द्विगु समास में जो है कि संख्या, पहले संख्या होता है फिर उसके बाद संख्या प्लस संज्ञा, यानी कि द्विगु समास में संख्या का संख्यावाचक का बोध होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह नवरत्न हो जाएगा, चौराहा हो जाएगा। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, द्विगु समास के एग्जाम्पल हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द क्या होता है, जो सीधे सीधे संस्कृत का रूप होता है, उसमें कोई जो है कि चेंजिंग नहीं रहता है वो, ठीक है। इसमें से देखें तो जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सी, निकृष्ट, और बाकी जो है कि हिंदी शब्द है। तो राइट आंसर यहाँ पे तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, निकृष्ट। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे, ये देखिए मोटा छपा अत्यधिक लिखा है। मोटे छपे शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या है, अत्यधिक, 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 राइट आंसर देखिए एकदम बहुत इतना इजी क्वेश्चन, देखिए अत्यधिक हो जाएगा, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। देखिए अब हमें पार्ट नंबर दो में क्या है, गणित है जो है कि। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आपको पार्ट नंबर 3 में मिलेगा। पहले में क्या मिला था, हिंदी, दूसरे में आपको गणित मिलेगा आपको एग्जाम हॉल में, तीसरे में आपको जो है कि सामान्य ज्ञान मिलेगा, चौथे पे आपको ग्रामीण विकास मिलेगा, जिसमें सभी में 25-25 प्रश्न रहेंगे। आप सिलेबस को ध्यान से जाके पढ़ लें। हम अपने चैनल पे भी बनाए हैं, आप सरकारी साइट पे जाके पढ़ सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पे भी जो है कि हमने सिलेबस को काफ़ी जिक्र अच्छे से डिटेल में चर्चा किया। तो ज़रूर आप सिलेबस को जानिए, सिलेबस के अनुसार एक सिलेबस को टॉपिक के अनुसार तैयारी कर डालें पूरा। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया था। बात करें अन्य आंदोलन को तो 1915 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। 1917 में चंपारण आंदोलन, 1917 में असहयोग आंदोलन, 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। गदर क्रांति तो ये जान लीजिए गदर क्रांति के बारे में थोड़ा सा। गदर क्रांति जो है कि यूएसए अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, लाला हरदयाल। तो इसका सबसे प्रमुख कारण जो है कि क्या था, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना सबसे प्रमुख कारण था। इसके गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का महत्वपूर्ण कार्य है। मेरुरज्जु का महत्वपूर्ण कार्य जो होता है, मेरुरज्जु जो है हमारे पिछले माइंड के हमारे पिछले भाग से लेकर के रीढ़ की हड्डी तक फैला होता है। जो इसका कार्य होता है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। हम अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा है उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है। मतलब वो अपने पद पे हैं तो उन्हें हटाने का अधिकार किसके पास है। तो राइट आंसर हो जाएगा, आप जानिए पहले उपराष्ट्रपति को जान लीजिए। उपराष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 63 में इनका जिक्र किया गया है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, आप जानते होंगे। उसका अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, और उनको कार्यकाल से हटाने के लिए सबसे पहले जो है कि प्रस्ताव कहाँ पे, राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। उसके उपरांत जो है कि लोकसभा में इसे भी पारित किया जाता है। लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों सदनों में बहुमत से पारित हो जाने के बाद इन्हें पद से त्याग देना होगा और इन्हें प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिन पहले इन्हें अवगत कराना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। हम अगले क्वेश्चन की बात करें। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औसत के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रशांतक औसत क्या होता है, जो कि मानसिक अवसाद या तनाव को कम करने के लिए प्रशांतक औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वैलियम। देखिए क्वेश्चन थोड़ा टफ है,
आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको मेरिट लिस्ट में लाएगा तो आप, या फिर ये थोड़ा सा टफ है तो आप इसमें से इसे छोड़ भी सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं। ये क्वेश्चन छोड़ने योग्य है, आप चाहें तो इसे परीक्षा में छोड़ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मोहिनीअट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? केरल में। केरल में और कथकली भी है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। उड़ीसी, कर्नाटक में यक्षगान है। आप जो है कि 8 जो हमारे देश का शास्त्रीय नृत्य है, 8 आप अच्छे से ढंग से पढ़ लें। इसके जो है कि कथक जो है कि सेकंड शिफ्ट में आप में पूछा गया था, तो आप इसको ज़रूर बढ़िया से पढ़ लें। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है, तो राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय को प्रायः जो है कि ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। नेट नेशनल प्राइस, फैक्टर कास्ट, इसमें जो फैक्टर कास्ट है और ये मार्केट प्राइस है। इसमें मार्केट प्राइस में जो है कि गवर्नमेंट टैक्स शामिल होता है, फैक्टर कास्ट में आपका गवर्नमेंट टैक्स नहीं शामिल होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है कि डी हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियन स्विस ग्रांड प्रिक्स गोल्ड के विजेता। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही डीप में गया है, करंट अफेयर से पूछा गया। देखिए करंट अफेयर्स इस लेवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करें। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। आप देख लें, आपको इस लेवल की तैयारी करना पड़ेगा। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो आप पूरे नदी को अच्छे से पढ़ लें, और आप चाहें तो हमारे चैनल पे जा कर के वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। हम जल्दी ही नदी पे वीडियो बनाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त हमने आपको जो है कि पर्वत पहाड़ श्रृंखला पे हमने बनाया वीडियो, तो यहाँ पे आप वो जल्द ही नदी पे मिलने वाला है वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आपके यहाँ पहुँच सके। तो यहाँ पे काबिनी, हेमवती, अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। बात करें जो है कि महानदी की, महानदी में जो है कि एक जोंक तेल है, हंसदो है, मांड है, डूब है। कावेरी, कृष्णा की जो है कि कृष्णा की डान, भीमा, सीमा, मुनुरी, मुनसू, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा भी इसी की सहायक नदी है। गोदावरी की बात करें तो यरला है, और इंद्रावती जो एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है, और प्राणहिता है, पेनगंगा है, वेनगंगा इसकी सहायक नदियाँ हैं किसकी? गोदावरी की। तो हम अगला क्वेश्चन देखें। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो 1857 के प्रथम विद्रोह की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऊपर देख लीजिए गांधी जी, भिकाजी कामा, ये लोग 20वीं सदी से संबंधित थी। 1857 से एकमात्र महिला जो है कि बेगम हजरत महल, जो लखनऊ से इन्होंने 1857 में बहुत ही अहम रोल निभाया था। हम बात करते हैं समान प्रावस्था में कंपायमान किसी माध्यम के किन्हीं दो निकटतम कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये बात कर रहा है कंपन। एक जैसे मान लीजिए कि ये कोई रस्सी है या कोई स्प्रिंग, इसमें कंपन किस तरह से होता है? इस तरह से इसमें कंपन होता है। तो इसमें बात कर रहा है कि ये माध्यम के किन्हीं दो निकटतम कणों, ये देखिए श्रृंग हो गया, ये गर्त हो गया, तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी को पूछ रहा है क्या कहते हैं? दो निकटतम कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। हम अगले क्वेश्चन की बात करें। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी, इसमें से कौन सा यहाँ ऑप्शन भरा जाएगा? ये पूछ रहा है। मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों पर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे गांधीवादी एक विचारधारा है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कैसे लगाएंगे? तो ये गांधीवादी एक विचारधारा है, ये नहीं होगा। एलपीजी वो गैस वाला नहीं है, ये लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो 1991 में लाया गया, ये भी नहीं है। और महालनोबिस आप जानते हैं कि जो सेकेंड योजना भारत में लाई गई थी उससे संबंधित एक क्वेश्चन बच रहा है। पूरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो पूरा जो है कि इसका उद्देश्य है जो शहर में जितनी आर्थिक सुअवसर प्रदान किया जाता है उतना ही अवसर आपको गांव में भी, ग्रामीण केंद्रों पर भी स्थापित किया जाए, इसका एकमात्र उद्देश्य है। हम अगला क्वेश्चन की बात करें तो इस तरह से जितने ही क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छे से पढ़ें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नए WU-14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। तो देख लीजिए, इसमें लेवल थोड़ा डेप्थ में गया है। तो आप जो है कि 25 क्वेश्चन में अगर 1-2 क्वेश्चन 20+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, 21-22 कीजिए, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं क्योंकि माइनस मार्किंग भी है। तो यहाँ पे आप राइट आंसर जो हो जाएगा
ये क्वेश्चन छोड़ने योग्य हो सकता है। अगर नहीं आ रहा है तो तभी, अगर आ रहा है तभी लगाइए, या फिर रिस्क ले सकते हैं क्योंकि 1/4 है, तो आप 90 प्लस क्वेश्चन आप रखिएगा, 90 या 90 प्लस। यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है डायनमो। आपको बहुत बार परीक्षा में मिला होगा, बहुत ही फेमस प्रश्न है ये बहुत ही इजी कहें तो बहुत इजी भी है एक तरह से। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं गलत होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में धान का उत्पादक में दूसरा स्थान है? धान का उत्पादन में दूसरा स्थान भारत का है और पहला स्थान चाइना का है। तो आप गेहूं का भी जान लें और गन्ना का भी जान लें। इस तरह से जो भी हैं जो खनिज संसाधन है, लोहा हो गया, आयरन है, स्टील है, इस्पात है और कोयला, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से जान लें। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2015 में सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार इसमें से कौन सा यहाँ पे भरा जाएगा को सम्मानित किया गया? तो इसे देखिए कठिन है थोड़ा, ये डेप्थ में गया है, तो इस लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं करंट अफेयर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया। हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो आप जानते हैं कि लोकनायक जेपी को कहा जाता है, यानी जेपी जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। जिन्होंने जो 1900 भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था और इसके अतिरिक्त आपातकाल 1975 में जब लगा था उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। अगला क्वेश्चन बात करें, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। मात्र कितने? 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन पाँच घनी जनसंख्या वालों में से नहीं है? मतलब जो 5 सबसे ज़्यादा आधी जनसंख्या वाले हैं उसमें से एक कौन नहीं है? तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, नॉर्मल दिमाग लगाएंगे, तो आप ये बताइए, तर्क लगाइए किसमें से कौन सा सही हो सकता है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र। देखिए बहुत ही अच्छा, आप दिमाग शायद लगा भी लिए होंगे। फिर राइट आंसर हो जाएगा सी, केरल। तो आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पे पढ़े हुए नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा सा अपना माइंड भी लगाना होगा। तो आप यहाँ पे नॉर्मली दिमाग लगा सकते हैं। केरल छोटा सा राज्य है भारत में, तो आप जानते भी होंगे कि दक्षिण भारत में जनसंख्या कम है। और इसके अतिरिक्त बात करें 5 राज्य जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं, तो पहले पे यूपी है, आप जानते हैं यूपी है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है। हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? अवध के कृषक आंदोलन का नेता जो है कि बाबा रामचंद्र हो जाएंगे, या फिर राइट आंसर हो जाएगा ए। हम अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान विश्व बैंक का अध्यक्ष है? वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष पूछा है, कौन सा है? तो ये 2015 में पूछा गया था। उस समय जो है कि दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरियाई मूल के जो अमेरिकी नागरिक थे वो जिम योंग किम थे, लेकिन वर्तमान में आप जानते हैं डेविस मालपास हैं। हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो मशरूम किसके उदाहरण? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आपको कई बार परीक्षा में देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे ये गलत नहीं होना चाहिए। ये कौन सा राइट आंसर आप जानते भी होंगे, फंजाई। कवक है, मशरूम किससे बनता है? कवक से बनता है, फंजाई हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की बात करें, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? तो इसकी दिल्ली को किससे प्राप्त हुई? तो वो दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? आप जानते हैं कि प्रथम राज्य कौन था? राजस्थान। देखिए राजस्थान पूरे 4 ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरा कौन सा है ये आपको जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूछा गया है। तो दूसरा जो है कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो पंचायती राज स्थापित करने में ये 18 जो है कि 1959 में जो है कि स्थापित किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखें तो भारत में पृथ्वी की धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? ये देखिए पूरी पृथ्वी हो गई, तो इसमें पूछ रहा है कि भारत का ये जो भारत हो गया, तो इसमें ये पूरी पृथ्वी का कितना % क्षेत्रफल घेरा हुआ है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2.4। अगर जनसंख्या की बात करें तो 17.5 जो है % जनसंख्या भारत में रहती है पूरे विश्व की। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें ताकि अच्छे से समझ लें कि क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि अशोक जब आक्रमण किए थे तो जो है कि कलिंग यानी पूर्वी प्रांत किसकी राजधानी थी? तो अशोक की बात करें तो उनके शासनकाल में 5 राजधानी थी। उत्तर में जो है कि तक्षशिला थी, ये देखिए तक्षशिला उत्तर में,
और पश्चिम में बात करें एमपी में उज्जैन, फिर उसके बाद जो है कि दक्षिण में स्वर्णगिरी कर्नाटक में था। अब बात करें इधर पूर्व में जो है कि कलिंग था, और इधर मध्य में बात करें तो पाटलिपुत्र था। ठीक है, तो ये देखिए 5 हो गए, 1 2 3 4 5 राजधानी थी। तो यहाँ कलिंग के पूछा कौन सी राजधानी थी। कलिंग क्या हो गया, राज्य हो गया, उसकी राजधानी कौन सी थी, तो उसकी राजधानी तोसली थी। कौन सी उसकी राजधानी थी, ये तोसली हो जाएगी। राइट आंसर तोसली। अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो दोस्त यहाँ से कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको छोड़ना नहीं है। आप क्वेश्चन के लेवल को भी देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। इस तरह से हमारे जीएस के सारे प्रश्न हम हल कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं किस तरफ, पार्ट 4। हमने पार्ट फर्स्ट हिंदी देख लिया, पार्ट सेकंड जो है उसमें गणित है, और पार्ट थर्ड में क्या है, जीएस है। पार्ट 4 में आपको ग्रामीण विकास मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे पार्ट 4 है। पार्ट 4 है यहाँ पे कौन सा है, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। ऐसे ही आपको परीक्षा में हूबहू मिलने वाला है, इसी तरह से आपको मिलेंगे। इसमें हम बात करें कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों, रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। तो कौन सी उपभाषा राज्य मतलब उत्तर प्रदेश में कहाँ पर रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो रोहिलखंड की बात करें, देखिए मान लीजिए ये आपका यूपी का नक्शा हो जाता है। अगर ये देखिए यूपी का नक्शा अगर है तो बात कर रहा है यहाँ पे ऊपरी दोआब जो होता है ये वाला हिस्सा होता है। ये ऊपरी दोआब यहाँ पे गंगा यमुना के जो संगम इलाहाबाद के ऊपर जो ऊपरी दोआब, फिर उसके बाद यहाँ मध्य दोआब कहते हैं, फिर निम्न दोआब कहते हैं। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का भाग को कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पे जो है कि रोहिलखंड दिया है और ऊपरी दोआब। यहाँ रोहिलखंड ये क्षेत्र है जो है कि सहारनपुर वाला वो क्षेत्र है, सबसे पश्चिमी वाला जो है कि जो उत्तराखंड और हरियाणा से सटा हुआ क्षेत्र है उसकी बात कर रहा है। तो वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वहाँ पे खड़ी भाषा बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है। अवधि की बात, बुंदेलखंडी की बात करें, बुंदेलखंड जो है कि यहाँ पे आपको पड़ता है, यहाँ पे जालौन और हमीरपुर और झांसी वाले क्षेत्र में, और जो है कि एमपी के क्षेत्र को इस बॉर्डर में बुंदेलखंडी बोली जाती है। अवधि की बात करें, अवधि जो है कि लखनऊ वाले क्षेत्र में, लखनऊ बस्ती वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ब्रज भाषा की बात करें तो ये मथुरा और आगरा वाले क्षेत्र में बोली जाती है, मथुरा और आगरा वाले क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को क्या कहा जाता है। तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को क्या कहा जाता है। तहसील स्तर पर पूछ रहा है सरकारी निकाय को क्या कहा जाता है, तो वो पंचायत समिति कही जाती है। तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को पंचायत समिति कहा जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारा अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा नहीं दिया है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आप सिर्फ उसी 4 ऑप्शन में लगा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन ऑप्शन के अंतर्गत हमें लगाना है, तो ऑप्शन के अंतर्गत लखनऊ हो जाएगा, जो है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ ऑप्शन में जो है कि लखनऊ हो जाएगा। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो गाजियाबाद है, शायद पहले नंबर पे गाजियाबाद है। और इस तरह से यहाँ पे राइट आंसर आप 3 जरूर जान लीजिए। जनसंख्या घनत्व में गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ आता है। और जनसंख्या में जो है कि इलाहाबाद दूसरे नंबर पे, आप देख लें कौन सा है, तीसरे नंबर पे शायद लखनऊ आता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन रिपोर्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में आरएस कितना रुपया खर्च करता है, से अधिक खर्च करता है तो वो गरीब नहीं समझा जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। 32 रुपये से अगर अधिक खर्च करता है, ग्रामीण क्षेत्र में है, तो वो गरीब नहीं समझाएगा। देखिए हमारे देश की इतनी कम गरीबी, देखिए इतने कम तो सबके पास हो गया, मतलब भारत में कोई गरीब नहीं है, तो इसे बढ़ाना चाहिए। और शहरी क्षेत्र में बात करें तो आप अगर 43 रुपया खर्च करते हैं तो आप गरीब नहीं समझे जाएंगे। कौन कहता है, सी रंगराजन की रिपोर्ट कहती है। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसमें पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात होता है। पीतल का बात कर रहा है, तो पीतल की जो है कि किस राज्य में सबसे अधिक निर्यात होता है, तो आप जानते हैं कि मुरादाबाद इसका राइट आंसर, पीतल नगरी से कहा जाता है। दोस्त आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का हर जिला किसी न किसी मामले में बहुत ही फेमस है, लेकिन कुछ ज़िले जो है कि बहुत ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अलीगढ़ में ताला पूछ लिया जाता है, और कानपुर जो है कि चमड़ा के लिए, आगरा चमड़ा के लिए। तो ये सब क्वेश्चन आप जानते रहें।
ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। इतना इजी क्वेश्चन कोई हो सकता है? हमें कोई नहीं मिला होगा शायद। आपको देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले में विभाजित है। वाह वाह, इतना इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको गलत तो नहीं हो सकते। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये सबके लिए इजी है, आपको कठिन क्वेश्चन नहीं, जो भी थोड़ा टफ है उसको आपको सही करना है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे जो है कि अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत में, यहाँ पे पूछ रहा है कि परियोजना के अंतर्गत परियोजना इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी कम नहीं होनी चाहिए? तो वो जो है कि अधिकतम 80,000 होना, 80,000 होना चाहिए। 80,000 से अधिक हो सकता है लेकिन 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे भरा जाएगा। तो सुल्तानपुर ने वो सामाजिक वानिकी योजना के कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या भरा जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी। करंट अफेयर से क्वेश्चन है। करंट अफेयर का लेवल थोड़ा सा डीप है, आप यहाँ से देख सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं उत्तर मध्य रेलवे कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। उत्तर रेलवे कहाँ पर है? ये देखिए उत्तर रेलवे जो है कि दिल्ली में है। मध्य रेलवे कहाँ पे है? उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद में है। और मध्य रेलवे आप जानते होंगे कि वो मुंबई में है। और उत्तर प्रदेश में और कौन सा मुख्यालय है? जो है कि एक गोरखपुर में है। गोरखपुर में उत्तर पूर्व मुख्यालय है। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कई क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। तो आप उत्तर प्रदेश के अच्छे से इसको रिवीजन कर लें, अच्छे से पढ़ लें। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे अगर नहीं आ रहा है फिर भी आप दिमाग लगा सकते हैं। तो सबसे पुराना शहर पूछा है तो यहाँ पे जो कि देखिए यहाँ पे वाराणसी और सारनाथ दिया है दोनों। तो मतलब इसी में से कोई हो सकता है। तो सारनाथ नहीं होगा, वाराणसी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बुद्ध के समय ये काशी की राजधानी थी। तो इसलिए बुद्ध के समय से ही बहुत ही पुरानी शहर रही है और आज भी देखिए बहुत ही प्रचलित है, फेमस है। ये देखिए अगला क्वेश्चन है चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। चमड़े की वस्तु के लिए कौन सा प्रसिद्ध जिला है? तो यहाँ पे आप जानते हो कि अभी हमने डिस्कस किया था कानपुर और आगरा। कानपुर को लेदर सिटी भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखें। हमारा अगला क्वेश्चन है इंदिरा आवास योजना जो केंद्र समर्थित योजना है का राज्य के साथ लागत महत्व भाजन कितना है। मतलब इसमें केंद्र प्रायोजित योजना है तो इसमें केंद्र कितना रुपया देती है, कितना परसेंट, और राज्य कितना परसेंट देती है। 100 रुपये में कितना शेयर होता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो है कि बी। 75 रुपये केंद्र सरकार देती है और 25 रुपये जो है कि 100 रुपये में राज्य सरकार देती है। तो यहाँ पे इंदिरा आवास योजना का राइट आंसर हो जाएगा बी। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन करता है? तो भू जो है कि कृषि का रिकॉर्ड गिरदावरी करता है। यहाँ पे राइट आंसर जो है कि ये हो जाएगा। ये जो है कि कृषि सर्वेक्षण है, वर्ष में 2 बार होता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक बीघा का क्या अनुपात है। निश्चय ही आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप ये क्वेश्चन नहीं गलत होगा। 1 बीघा में पूछा है कितना बिस्वा होता है, किसी ने अनुपात पूछा है तो इसका अनुपात होता है 1 बिस्वा में, तो मतलब 1/20 होता है। तो एक 20वां होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। इतना इजी क्वेश्चन आ जाए तो क्यों नहीं सारे ग्रामीण वाले लोग भर जाएंगे। निश्चय ही भरना भी चाहिए जो मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। आप नेपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी रखनी चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ये। यहाँ पे राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 48-40 वर्ग गज होता है। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपको सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था जो है कि 1 हेक्टेयर में कितना जो है कि एकड़ होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। और अगला क्वेश्चन है हमारा फुल फॉर्म पूछा गया। देखिए फुल फॉर्म दोनों शिफ्ट में मिला था। उस शिफ्ट में भी आप
को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पूछा है कि NREGP का पूर्ण रूप क्या है। NREGP का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। राइट आंसर हो जाएगा सी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए। जिला अस्पताल में जो है कि कह रहा है कि भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक निर्धारित किया गया है कि कितने बिस्तर होने चाहिए 10 लाख जनसंख्या वाले जिले में। तो वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 300 सीट होने चाहिए, जहाँ पे जनसंख्या 10 लाख है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है। तो क्या प्रोत्साहन दिया जाता है घरेलू व्यक्तिगत जल हीटर आर्थिक सहायता, मतलब अगर आप घरेलू व्यक्तिगत स्तर पे आप सौर जल हीटर का उपयोग करते हैं तो आपको जो है कि आर्थिक सहायता में आपको जो बिजली का बिल आपका आता है उसमें से आपको छूट मिलता है, बट्टा मिलता है आपको जो है कि 100 रुपये के आसपास की रियायत दी जाती है अगर आप सौर जल हीटर का यूज करते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश प्रमुख व्यावसायिक फसल है। इसको देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप देखिए लगा देंगे गेहूँ पहला दिया है, गेहूँ नहीं है। उत्तर प्रदेश का पूछा है, व्यावसायिक फसल पूछा है। यहाँ पे व्यावसायिक फसल अच्छे से पढ़ें, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। व्यावसायिक फसल जो वाणिज्यिक फसल होता है वो गन्ना होता है। गन्ना, कपास, ये सब क्या है, वाणिज्यिक फसल है। गेहूँ, धान, ये सब क्या है, खाद्यान्न फसल है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत का जो है कि व्यावसायिक फसल क्या है। और फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस क्षेत्र उत्तर प्रदेश में किसकी मिलें सबसे अधिक है, तो गन्ना की सबसे ज़्यादा मिले हैं। देखिए वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों के चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। एक ग्राम से कितने ऐसे वार्ड से चुने गए सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है 7 से 17 चुने हुए सदस्य को पंच कहा जाता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन नियुक्ति करता है, भारत का राष्ट्रपति हर नियुक्ति करते हैं, तो आप राष्ट्रपति लगा दिए। राष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है, मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करते हैं। तो जो कि उत्तर प्रदेश के ही नहीं, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कौन होता है, भारत राष्ट्रपति नियुक्त करता है। बशर्ते शर्त होती है, 2 लोगों की सलाह पे किया जाता है, वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के सलाह से इनको नियुक्त किया जाता है। तो कौन करता है, मुख्य भारत के राष्ट्रपति करते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक मीटिंग होनी चाहिए। तो एक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए, 2 बार होनी चाहिए। एक खरीफ फसल के बाद और दूसरा रबी फसल के कटने के तुरंत बाद होना चाहिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 21 वर्ष होना चाहिए। आप ये भी जान लें कि आप 18 वर्ष में जो है कि जानते भी होंगे, 18 वर्ष में मत देने के लिए योग्य हो जाते हैं। 21 वर्ष में आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं, 25 वर्ष में आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और 30 वर्ष में आप जो है कि राज्यसभा का आप चुनाव लड़ सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए। तो ये अर्धवार्षिक स्तर पर किया जाना चाहिए बच्चों के न्यून भार प्रतिशतता का आकलन। ये क्वेश्चन बहुत यहाँ से, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको जो कि फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, जो है कि मनरेगा
के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है, कितना होता है? तो मनरेगा में जो है कि निधिकरण का अनुपात जो होता है वो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, 75 और 25 का। बात करें मनरेगा की फुल फॉर्म की, पूछ लिया भी जाता है कभी कभी, तो महात्मा गांधी जो है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इस तरह से हमने जो है कि 75 क्वेश्चन पूरा देख लिया। तो आपको ऐसे पता चलेगा क्या अंदाज़ा हिंदी का है, जीएस का और ग्रामीण विकास का क्या रहा है। और आप मेहनत करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह से जो भी हम वीडियो बनाएं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाता रहे। तो मेहनत करते रहिए, आपकी हार्दिक शुभकामनाएं, आप तो लेखपाल में सेलेक्ट हों। जय हिंद।